नमस्कार। आउटलुक क्लासेस में मैं शिवांश आप सभी विद्यार्थी गणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी का फॉर्म अगले महीने 27 अगस्त को आने वाला है, जिसकी परीक्षा संभवतः जनवरी फरवरी 2025 में आयोजित की जाने वाली है। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए आउटलुक क्लासेस लेकर के आ गया है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें हम हर सुबह 10 बजे से हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे और हर सब्जेक्ट से संबंधित आधे घंटे के वीडियो डालेंगे। इसमें जीएस विषय को भी हम टारगेट कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य होगा कि एक वीक में यानी एक हफ्ते में हम जीएस के एक टॉपिक को टच करें, पूरी तरीके से ओर छोर खत्म करें। जैसे इस हफ्ते हम हिस्ट्री टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। महीने के अंत में हम करंट अफेयर्स को भी, जो अंतिम हफ्ता होगा महीने का, उसमें हम संबंधित महीने के करंट अफेयर्स भी देखेंगे, ताकि एग्जाम आने तक आपकी तैयारी फुल प्रूफ तरीके से हो जाए। 30 मिनट के इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और ध्यान देना बच्चों, ये आम क्लासेस की तरह नहीं होने वाली है। मैं जो बातें बोल रहा हूं, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न आता है। तो बहुत रिसर्च करके ये क्लासेस बनाई गई है, जिसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो क्लास की शुरुआत में हमारा जो पहला प्रश्न है, बिना देर करते हुए उसको देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त राजा जो है उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स वॉज हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स। विकल्प है आपके सामने रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या श्रीगुप्त। देखो, इसका जवाब हम सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त है। महाराज समुद्रगुप्त जो हैं वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त के पुत्र थे और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारतीय नेपोलियन नाम दिया है। ठीक, क्यों दिया गया है? क्योंकि वो लगातार कई सारे युद्ध जीते, इस वजह से। अच्छा, अब यहां से जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, वो कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहली चीज तो पूछा जाता है कि भैया प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। देखो, सबसे पहली चीज तो समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति से है। किससे है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब क्या है? उस समय के जो राजा होते थे ना, उनके दरबार में कुछ कवि होते थे और वो कवि अपनी राजा की तारीफ में काफी कविताएं लिखते थे, है ना, जिससे राजा प्रसन्न होकर के उनको उपहार दे। ऐसे ही एक कवि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, जिनका नाम हरिशेन हुआ करता था। हरिशेन द्वारा लिखी गई कविताओं के आधार पर हरिशेन ने इलाहाबाद में एक खंबे पर इनकी तारीफ लिखी है। किसकी? महाराज समुद्रगुप्त की। क्या? कि महाराज समुद्रगुप्त बहुत सुंदर हैं, उनके शरीर पर उन्होंने इतने युद्ध लड़े हैं कि उनसे पाए जख्मों से उनका शरीर बहुत सुंदर हो गया है। तो इस तरीके की बातें प्रयाग प्रशस्ति में लिखी है। किसने? हरिशेन ने। प्रशस्ति मतलब तारीफ और प्रयाग मतलब ऐसी तारीफ जो प्रयाग में लिखी गई हो। ठीक है, तो वहां पर एक खंबा गड़ा हुआ है जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये खंबा जो है इलाहाबाद स्तंभ इसको बोलते हैं, या प्रयाग स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, प्रयाग स्तंभ असल में गड़वाया किसने था? वहां पर अशोक ने गड़वाया था। किसने गड़वाया था? अशोक ने गड़वाया था। बाद में इनके आने पर, समुद्रगुप्त के आने पर, इसमें प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। असल में ये मूल रूप से जो प्रयाग स्तंभ था, ये कौशाम्बी में था। इलाहाबाद में, प्रॉपर इलाहाबाद में नहीं था, वहां पास में एक जगह है कौशाम्बी, वहां हुआ करता था। ठीक है, अकबर इसको कहां पर लेकर के आया? इलाहाबाद में लेकर के आया। ठीक है, अकबर कहां पर लेकर के आया? इलाहाबाद में लेकर के आया। इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि मौर्य एम्पायर बहुत बड़ा था कि उसके अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से शासन किया जाता था। इसमें से किस क्षेत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? मतलब मौर्य साम्राज्य के आसपास के किस क्षेत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? आपके सामने विकल्प है राजगीर, गया, पाटलिपुत्र या चंपारण। पाटलिपुत्र, जिसको हम आज की तारीख में पटना बोलते हैं, यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, है ना। तो हम ये मानेंगे कि जो राजा था वो राजधानी में बैठता था, पाटलिपुत्र में बैठता था, और यहां से आसपास के क्षेत्रों पर शासन करता था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति की रचना करी थी। ठीक है, किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना करी थी? किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना? मैंने अभी बताया प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा। पुराने समय के कवि जो होते थे अपने राजाओं के बारे में पत्थरों पर या किसी बिल्डिंग पर कुछ तारीफ लिखवाते थे, जिससे राजा प्रसन्न होकर के उनको उपहार देता था। ऐसा ही एक कवि था जिसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति पुलाकेशिन द्वितीय के दरबार में हुआ करता था। पुलाकेशिन द्वितीय कौन था? ये बादामी चालुक्य था, है ना। बादामी चालुक्य डायनेस्टी या साम्राज्य से संबंध रखता था, उसका एक शासक हुआ करता था। बादामी चालुक्य कौन है? एक राजपूत
एक राजपूत वंश है। देखो भारत में कई सारे राजपूत वंश हुए, जिसमें तुम्हारा गढ़वाल हुआ, तुम्हारा राठौर हुआ, परमार हुआ, चौहान हो गया, ऐसे ही चालुक्य भी हुए, जिसमें से बादामी चालुक्य, वातापी चालुक्य, दक्षिणी चालुक्य इनको बोला जाता था। उसका शासक पुलाकेशिन द्वितीय था। ठीक है, तो पुलाकेशिन द्वितीय की याद में कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है ऐहोल। क्या नाम है? ऐहोल। ठीक है, ऐहोल में एक मंदिर बनवाया गया जिसका नाम है मेगुती जैन मंदिर। क्या नाम है? मेगुती जैन मंदिर। ये किसने बनवाया? ये रवि कीर्ति ने बनवाया। ठीक है, और यहां पर इसने इसकी प्रशस्ति लिखी, इसकी तारीफ लिखी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो किससे संबंध है? पुलाकेशिन द्वितीय, ऐहोल, मेगुती जैन मंदिर, इतनी बात याद रखना। बादामी चालुक्य, इतनी बातें हमको याद में रखनी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है स्वदेशी आंदोलन का किस क्षेत्र के लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? इन विच रीजन डिड द स्वदेशी मूवमेंट हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इंपैक्ट ऑन पीपल? ठीक है, तो अब स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है। स्वदेशी आंदोलन क्या था ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1905 के आसपास भारत का जो वायसराय हुआ करता था ना, उसका नाम था कर्जन। कर्जन भारत का वायसराय होता था, और उसने क्या बोला? इसने बोला जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना, बंगाल, ये भारत का मैप तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक, यहां बंगाल है, तो बंगाल के दो हिस्से करने की इसने बात करी। इसने कहा बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाएगा। क्यों बांटा जाएगा बंगाल को दो भागों में? इधर वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा? पूर्वी बंगाल बोला जाएगा। ठीक है, और इधर वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा? पश्चिमी बंगाल बोला जाएगा। ब्रिटिश शासकों ने बोला, ब्रिटेन ने कहा कि चूंकि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है तो उसको चलाने में समस्या होती है, इसलिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखते हुए बंगाल का विभाजन किया जाएगा और बंगाल को पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, कहने को तो ये प्रशासनिक सुविधा थी, लेकिन इसका मकसद क्या था? पूर्वी बंगाल में रहने वाले मुसलमानों और पश्चिमी बंगाल में रहने वाले हिंदुओं को अलग थलग कर देना। ठीक, बंगाल विभाजन का बहुत ज्यादा विरोध हुआ पूरे देश भर में। बंगाल विभाजन का बहुत ज्यादा विरोध हुआ पूरे देश भर में, और जिस दिन बंगाल विभाजन हो रहा था, जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ, लोग वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बंधुत्व के प्रतीक के तौर पर, भाईचारे के प्रतीक के तौर पर एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन इन्होंने वापस नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार से काफी विरोध किया गया, लेकिन बंगाल विभाजन वापस नहीं लिया गया। अंततः हम देखेंगे कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आया था और दिल्ली दरबार लगा था, तब 1911 में विभाजन को वापस लिया गया था। कब वापस लिया गया था? विभाजन को 1911 में वापस लिया गया था। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन क्या है, इस पे प्रश्न है। जिस समय बंगाल विभाजन हो रहा था ना, उस समय लोगों ने विरोध के तौर पर यह कहा कि हम ब्रिटिश सरकार का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, और सिर्फ स्वदेशी सामान इस्तेमाल करेंगे, यानी अपने देश में बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे। विदेशी सामान की होली जलाई गई। यही कुल मिलाकर के स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन हुआ करता था। यह तस्वीर तुम्हें दिखाई दे रही कर्जन की, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा अवध वॉज एनेक्स्ड बाई द ब्रिटिश इन विच ईयर? अवध पर अंग्रेजों ने किस सन में कब्जा कर लिया था? अवध पर अंग्रेजों ने किस सन में कब्जा कर लिया था? विकल्प है 1854, 1856, 1855, 1864। तो बेटा इसका सही जवाब है 1856 में अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जिसको मिस गवर्नेंस बोलते हो, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? खराब प्रशासन, है ना। अंग्रेजों ने बोला कि अवध का प्रशासन अच्छे तरीके से वहां के नवाब वाजिद अली शाह चला नहीं पा रहे हैं, और इसलिए खराब प्रशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। वाजिद अली शाह उस समय लखनऊ के नवाब हुआ करते थे। लखनऊ अवध की राजधानी हुआ करता था। वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उनको अवध छोड़ करके जाना पड़ा। जब वाजिद अली शाह अवध छोड़ करके जा रहे थे तो वो एक गाना गा रहे थे। गाना क्या था? गाने के बोल थे बाबुल मोरा नैहर छूटो ना। क्या बोलते? बाबुल मोरा नैहर छूटो ना। ये क्या है? ये एक तरीके से ठुमरी गीत है। जितने भी यूपी पुलिस वाले हैं या यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को समझ लें, और स्टैटिक जीके का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ठुमरी गीत के जनक कौन है। ठुमरी गीत के जनक कौन है? तो चूंकि वाजिद अली शाह ठुमरी गीत यहाँ पर गाते हुए जा रहे थे, ठीक है, तो ठुमरी गीत के जनक भी यही बोले जाते हैं। कौन? वाजिद अली शाह बोले जाते हैं। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा,
ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, अवध के अलावा भी कुछ राज्य थे जिनको ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में मिलाया। असल में 1848 से 1856 तक जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसका नाम क्या था, उसका नाम था डलहौजी। क्या नाम था, डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बोला। और डलहौजी ने एक नीति शुरू करी जिसको हड़प की नीति बोला गया। क्या बोला गया, हड़प की नीति बोला गया, या अंग्रेजी में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। अंग्रेजी वालों लिख लो। हड़प की नीति के तहत क्या किया जाता था, वो राज्य जिनके पास अपना वो राजा जिनके पास उनका बच्चा नहीं होता था, लड़का नहीं होता था, उनके राज्य को वो अपने राज्य में मिला लेते थे। अगर वो राजा कोई बच्चा गोद लेता था तो उस गोद लिए बच्चे को वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। ये थी डलहौजी की हड़प की नीति। हड़प की नीति के तहत ही उसने एक एक करके कई सारे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया, जिसमें से प्रमुख कुछ नाम पूछे जा सकते हैं। सतारा का नाम पूछा जाता है, तो सतारा 1848 में मिलाया गया था। इसके अतिरिक्त एक नाम बहुत बार बार पूछा जाता है, नागपुर, है ना। तो नागपुर का नाम जरूर पूछा जाता है, तुम्हारे एग्जाम में कई बार नागपुर के विषय में प्रश्न है। वैसे तो बहुत सारे राज्य हड़प की नीति के तहत मिलाए गए, लेकिन ये दो नाम तुम जरूर याद रखो, ठीक है। फिर उदयपुर को 1852 में मिलाया गया, ठीक है, उदयपुर को। अच्छा, एक चीज याद रखना, उदयपुर को 1852 में मिलाया गया। लखनऊ को हड़प की नीति के तहत नहीं मिला पाया था डलहौजी। क्यों? क्योंकि लखनऊ में वाजिद अली शाह का पुत्र था बिरजिस कादिर, है ना। तो हड़प की नीति क्या कहती थी कि सिर्फ वो राजाओं का राज्य मिलाया जा सकता है जिनका वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद भजनों का एक संग्रह है। तो कितने भजनों का एक संग्रह है ये पूछा गया, 3028, 2028, 1028 या 1128। ऋग्वेद में कुल 1028 भजन है। अब ये ऋग्वेद है क्या समझते हैं। देखो, जो हिंदू धर्म है ना, या जिसको सनातन वैदिक धर्म बोलते हो, इसका सबसे पुराना अगर कोई धर्म ग्रंथ है तो वो ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, ये बात हमको याद में रखनी है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। कुल मिला के 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं भैया? एक हो गया ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा हो गया सामवेद, तीसरा हो गया यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, और चौथा हो गया क्या? अथर्ववेद, ठीक है। चौथा क्या हो गया? अथर्ववेद हो गया। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो सारे वेदों में सबसे पुराना कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 1028 हिम्स या फिर भजन है। 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद कुल मिलाकर के 10 किताबों में बटा हुआ है। 10 मंडल का मतलब 10 किताबें। और इसमें से जो दूसरा 7वां मंडल है, दूसरे से 7वां मंडल जो है वो सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। दूसरे से 7वां मंडल सबसे पुराना माना जाता है और बाकी मंडल नए माने जाते हैं। इतनी बात हमको ऋग्वेद के बारे में ध्यान रखनी है। 2 चीजें और याद रखनी है। प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से संबंधित है? गायत्री मंत्र कौन से मंडल से संबंधित है? तो ध्यान रखो, ये तीसरे मंडल से है। गायत्री मंत्र का जिक्र कौन से मंडल में आता है? तीसरे मंडल में आता है। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, पूछा जाता है ऋग्वेद में पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है? पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त में सूक्त का मतलब होता है श्लोक का एक समूह, कई सारे श्लोक का एक समूह, है ना। तो यहां पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द की बात हुई है ना। शूद्र शब्द आया है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में है। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त भी है और शूद्र शब्द भी इसी सूक्त में आया है। तो इसका मतलब शूद्र शब्द भी 10वें मंडल में है। इतनी बात याद रखना ऋग्वेद के बारे में। कोई भी प्रश्न तुम्हारा इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पहला कंप्लीट सेंसस भारत में किसी भारतीय शहर का कब हुआ था? किसी भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना 1830 में हुई थी। किसके द्वारा आयोजित की गई थी? देखो, हम लोग भारतीय जनगणना में 1872 की जानते हैं, 1881, लेकिन ये प्रश्न हमारे सामने जनरली आता नहीं है। अगर ये प्रश्न आए, अगर शहर पूछा जाए, ध्यान से देखना बेटा, अगर पहला भारतीय शहर पूछा जाए तो याद रखना इस शहर का नाम था ढाका। ढाका आज के बांग्लादेश में है, पहले के बंगाल में हुआ करता था। ढाका की जनगणना 1830 में सबसे पहले हेनरी वॉल्टर के द्वारा की गई थी, ठीक है। यह पहली जनगणना थी जो किसी शहर की हुई थी। भारत की पहली जनगणना का अगर प्रश्न है, भारत में पहला प्रश्न है, ठीक है, तो याद रखना कि यह सेंसस या फिर जनगणना हुई थी 1872 में। लेकिन यह जनगणना पूरी नहीं हो पाई थी। कब हुई थी? 1872 में। किसके द्वारा हुई थी? मेयो के द्वारा हुई थी। उस समय भारत का वायसराय मेयो था, उसके द्वारा हुई थी, पर यह अपूर्ण थी। प्रश्न आता है भारत में पहली पूर्ण जनगणना, ठीक है, पूर्ण, प्रथम पूर्ण जनगणना, यह अपूर्ण है।
पूर्ण जनगणना के बारे में अगर प्रश्न है तो क्या मारोगे? तो भैया 1881 टिक मारना, ठीक है, 1881 टिक मारना। वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड रिपन हुआ करता था उसके समय में। तब से भारत की जनगणना लगातार हो रही है 1881 से, ठीक है। पहली बार 2021 में जो जनगणना होनी थी वो पहली बार लेट हो गई है कोविड की वजह से, आपको पता है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से जो अंतिम जनगणना थी वो कब हुई? अंतिम जनगणना 2011 में हुई। कब हुई? 2011 में हुई। हर 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। कब होती है? हर 10 वर्ष में। ध्यान रखो बच्चों, हर 10 वर्ष में होती है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2011 की जनगणना के जो थीम थी वो क्या थी। बच्चों को बताना है कि 2011 की जनगणना की थीम क्या थी। देखो, जनगणना के जो आयुक्त थे या फिर कमिश्नर थे उनका नाम था सी चंद्रमौली 2011 की। आपको थीम कमेंट सेक्शन में बतानी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? विकल्प है पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ, दशरथ, जनरथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, ध्यान से देखो भैया, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ करता था, देखो, बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अशोक के मरने के बाद मौर्य साम्राज्य बहुत कमजोर पड़ गया। बृहद्रथ की हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, है ना। ये इसका मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। एक दिन जब पुष्यमित्र शुंग अपनी सेना के साथ खड़ा था तो निरीक्षण करने राजा बृहद्रथ वहां से निकला। सेनापति पुष्यमित्र ने हमला करके बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य की स्थापना करी। तो प्रश्न आए अगर शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो भैया पुष्यमित्र शुंग है, ध्यान रखना, ठीक है। शुंग साम्राज्य की संस्थापना कर दी, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इतिहास का ये नियम है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। शुंग साम्राज्य की जिस तरीके से स्थापना हुई थी उसी प्रकार से उसका अंत हो गया। शुंग साम्राज्य का अंतिम जो शासक था उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव कण्व ने कर दी, जो उसका मंत्री था। देखो वही हुआ ना, देवभूति की हत्या किसने करी? वासुदेव कण्व ने करी। वासुदेव कण्व ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव रखी, ठीक है। तो वासुदेव कण्व कौन था? ये कण्व वंश का संस्थापक था। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कण्व वंश की नींव रखी, ठीक है। और जो वासुदेव कण्व ने किया था वो वासुदेव कण्व के साथ होगा, ठीक है। वासुदेव कण्व की हत्या कौन करेगा? ध्यान से देखो, कण्व वंश ने जो किया था वही कण्व वंश के साथ होगा। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन होगा? सुशर्मन। क्या नाम है? सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या कौन कर देगा? सुशर्मन की हत्या करेगा सिमुक। और सिमुक किसकी स्थापना करेगा? सिमुक किसकी स्थापना करेगा? ये सातवाहन साम्राज्य की स्थापना करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इतिहास का नियम जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। पूरी कहानी हमको यहां पर देखने को मिली। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो शुंग वंश का पहला शासक था? तो हमने नाम देखा ही कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग साम्राज्य की स्थापना करी थी। अग्निमित्र शुंग कौन था? अग्निमित्र शुंग पुत्र था। किसका पुत्र था? पुष्यमित्र शुंग का। इतनी बात ध्यान रखना। और अग्निमित्र शुंग पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम। ये किसकी प्रेम कहानी है? अग्निमित्र शुंग की, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, उसकी और मालविका की प्रेम कहानी है। तुमको ये बताना है इसके राइटर का नाम क्या है। ये किताब किस लेखक ने लिखी है? लेखक का नाम तुमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। चलो, देवभूति शुंग अंतिम शासक था, ये बात हमने देख ली। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अश्वघोष के बारे में प्रश्न है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक एक किताब लिखी थी। तो पूछा गया है अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? विकल्प है कुजला कैडफिसस, वीमा कैडफिसस, तनिष्क या कनिष्क। ध्यान से सुनना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे अक्सर इसको बाणभट्ट समझ बैठते हैं, एग्जाम में बाणभट्ट दिया होता है और बच्चे टिक मार लेते हैं। ध्यान से सुनो, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी, ठीक है। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। कनिष्क कौन से वंश से ताल्लुक रखता था? तो ध्यान से देखो, कुषाण साम्राज्य या कुषाण वंश का राजा हुआ करता था, ठीक है। कुषाण, और ये जितने भी राजा है ना, कुजला, वीमा, ये सब कुषाण साम्राज्य से संबंधित है। कुषाण साम्राज्य का सबसे फेमस राजा कौन था? कनिष्क था, ठीक है। अच्छा, एक शब्द और आता है, पूछा जाता है बाणभट्ट के बारे में।
ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, और हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे ये, और इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? हर्षचरित। तो कंफ्यूज मत होना, हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन की जीवनी है, और बुद्धचरित भगवान बुद्ध की जीवनी है। बुद्धचरित अशोक घोष ने लिखी थी और हर्षवर्धन ने लिखी थी हर्षचरित। इतनी बात याद रखना कंफ्यूज होने की। इसी तरीके से एक राइटर थे जिनका नाम था जयदेव। जयदेव ने जो किताब लिखी है उसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है? ये वही प्रश्न मैं तुम्हें करा रहा हूं जो पिछले वर्षों में तुमसे पूछे गए हैं ना, ये तथ्य पूछे आते हैं बार बार। ये कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी है। और जयदेव किसके दरबार में रहते थे? ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, है ना। सेन राजा थे, जो राजपूत डायनेस्टी थी, बंगाल में राज्य करती थी, उसके दरबार में रहते थे, ठीक है। बाणभट्ट ने एक और किताब लिखी है हर्षचरित के अलावा, उसका नाम क्या है? कादम्बरी है। क्या नाम है? कादम्बरी है, ठीक है। चलो, इतनी बात याद रखना, इससे तुम्हारे प्रश्न काफी हद तक बन जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कनिष्क के दरबार में रहता था और बुद्ध के, देखो प्रश्न घुमा के पूछ लिया, ये पिछले वर्षों में आया हुआ प्रश्न है और सेम प्रश्न घुमा के पूछ लिया है। पहले क्या पूछा था? पहले पूछा था कि भैया बुद्ध किताब का नाम दिया था और राइटर का नाम दिया था और पूछा था किसके दरबार में रहते थे। इसमें क्या दिया है कि किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, और किस किताब की रचना करी, नाम पूछा है राइटर का, तो अशोक घोष इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरीके से नागसेन या नागार्जुन एक ही व्यक्ति के लिए नाम प्रयोग होता है, ठीक है, और इस व्यक्ति ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था मिलिंद पन्हु, ठीक है। क्या नाम था किताब का? मिलिंद पन्हु। इसी प्रकार से ब्रह्मगुप्त ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। क्या नाम था? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इतनी बात याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या कह रहा है? बिल्कुल देखा जाए सर, क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1867 में बंबई में हुई थी? 1867 में किस संस्था की स्थापना बंबई में हुई थी? विकल्प है प्रार्थना समाज, प्रार्थना सभा, महाराष्ट्र महाजन सभा या होम रूल लीग। सही जवाब तुमको देना है, जल्दी बताओ भाई। देखो, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहां पर देखो, जिस व्यक्ति की शक्ल बनी है ना, इनका नाम था आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने इस संस्था की स्थापना करी थी, ठीक, इसीलिए मैंने तस्वीर भी लगा दी है। और बाद में इसको जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे द्वारा भी ज्वाइन किया गया, ठीक है। तो महादेव गोविंद रनाडे भी इससे जुड़े हुए थे। दोनों की तस्वीर यहाँ पर लगा दी गई है ताकि तुमको चीज़ें याद में रहें। अच्छा, महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी, ठीक है, साल याद रखना। होम रूल लीग दो थी, एक तो तिलक की होम रूल लीग थी और एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, ठीक है। तो अगर तिलक की होम रूल लीग के बारे में पूछा जाए तो ये 1916 के अप्रैल माह में स्थापित हुई थी, ठीक है, 1916 के अप्रैल माह में स्थापित हुई थी। वहीं एनी बेसेंट की होम रूल लीग कब स्थापित हुई थी? ये भैया 1916 के ही सितंबर माह में स्थापित हुई थी, ठीक है। ज़्यादा सफल किसकी होम रूल लीग रही? एनी बेसेंट की होम रूल लीग ज़्यादा सफल रही। इसका मकसद क्या था? अंग्रेजों के रहते हुए भारत में एक तरीके से आयरिश तर्ज पर होम रूल स्थापित करना, यानी सरकार में भारतीय लोगों को लेकर के आना, अपना शासन स्थापित करना। अगला प्रश्न, इंपेरर अशोक वॉज द सन ऑफ, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? विकल्प है बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अजातशत्रु। देखो, मौर्य साम्राज्य की संस्थापना किसने करी थी? महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य या फिर कौटिल्य की मदद से की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम हुआ बिंदुसार। क्या नाम हुआ? बिंदुसार हुआ, ठीक है। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या हुआ? बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या हुआ? अशोक हुआ। तो बात ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में। ध्यान रखना, बिंबिसार हर्यंक वंश के राजा थे, ठीक है। किसके राजा थे? हर्यंक वंश के राजा थे। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और मौर्य वंश के राजा थे। अब याद कैसे करेंगे? देखो, चंद्र और बिंदु एक ही जैसा है, दोनों में आधाना है ना, तो चंद्र और बिंदु एक दूसरे के पिता पुत्र रहेंगे। बिंबिसार हर्यंक वंश के, है ना, चंद आधाना और बिंदु अंक की बिंदी, है ना, इससे कॉमन बना लेना और याद रख लेना, ठीक है। बिंदुसार का एक नाम अमित्रघात भी था। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? अमित्र मतलब जो मित्र ना हो,
यानी दुश्मन हो जो, और घात मतलब मारने वाला। तो जो दुश्मन का संहारक हो उसको अमित्र घात बोला जाता है। ये बिंदुसार का एक नाम था, और ग्रीक सोर्सेज में इनको एमिट्रोकेटस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अमिट्रोकटस। ठीक है, एमिट्रोकेटस, ये नाम याद रख लेना। ये किसको? बिंदुसार को बोला जाता है। ठीक है, अशोक इन्हीं के पुत्र थे। अशोक 272 ईस्वी में राजा बनेगा। ठीक है, कई कई जगह पर 273 भी तुमको लिखा मिल जाएगा, 273 या 272 में राजा बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका राज्याभिषेक राजा बनने के बाद में होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये उत्तराधिकार के युद्ध में इन्वॉल्व था, अपने भाइयों की हत्या कर रहा था, उनसे उत्तराधिकार छीनने का इसका प्रयास था। ठीक, तो इस वजह से जब सारे भाइयों को मार लेगा और एकदम सारे अपने रोड़े हटा देगा, तो 268 में इसका राज्याभिषेक होगा, है ना। राजा बनेगा 272 में, लेकिन राज्याभिषेक 268 में होगा। एक प्रश्न और आता है कि इसने अपने राजा बनने के कौन से वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा? तो कलिंग युद्ध ये व्यक्ति लड़ेगा 261 में। कब लड़ेगा? और ये सब ईसा पूर्व है, ध्यान देना, ये सब ईसा पूर्व है। ठीक है, हर जगह ईसा पूर्व कर लो। ठीक है, कलिंग युद्ध कौन से वर्ष में लड़ेगा? कलिंग युद्ध कौन से वर्ष में लड़ेगा? तो कलिंग युद्ध लड़ेगा 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में लड़ेगा। ठीक, और 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाएगी। 232 ईसा पूर्व में क्या हो जाएगी? इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने देखो यहाँ पर हथियार डाल दिए थे। कलिंग युद्ध की विभीषिका देके इसका मन त्राहिमाम कर उठा था, और युद्ध की नीति इसने छोड़ दी थी और धर्म का रास्ता अपनाया था। इसके बाद में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हमने पर्याप्त प्रश्न किए, 15 प्रश्नों का लगभग अभ्यास किया। कल की क्लास में हम फिर से 15 से 20 प्रश्न लेकर के आएंगे और उनका अभ्यास करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। कल से हम हिंदी की क्लासेस भी शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद परसों या नरसों से हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स की और रीजनिंग की क्लास भी तुमको रेगुलर मिलने लगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।